सरकार हालिया घटनाक्रम से होने वाले प्रभावों का परीक्षण कर रही है। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय निर्यातकों और उद्योग सहित सभी हितधारकों से संवाद कर इस विषय पर उनके आकलन की जानकारी ले रहा है। सरकार सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों और उद्योग जगत के सभी हितधारकों के कल्याण की रक्षा और संवर्धन को सर्वोच्च महत्व देती है। ट्रंप अब बोल रहा है कि मैं 25% टैरिफ लगाऊंगा। कंट्रोल किसके हाथ में है? बात समझिए। द गवर्नमेंट हैज डिस्ट्रॉयड आवर इकोनॉमिक पॉलिसी। सारे के सारे स्मॉल बिजनेसेस उड़ा दिए। आप देख लीजिए, ये डील होगी, ट्रंप डिफाइन करेगा ये डील कैसे होगी, और मोदी वही करेगा जो ट्रंप कहेगा। नमस्कार, खास खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर प्रभात। ट्रंप एक बार फिर चर्चा में है और इस बार एक बार फिर चर्चा का जो विषय है वो है टैरिफ। भारत को लेकर खासतौर पर उनका जो बयान आया है वो पिछले कुछ घटनाक्रमों के बीच एक बार फिर खास हो जाता है। उन्होंने भारत पर 25% टैरिफ लगाने की बात कही है और ये भी कहा है कि जुर्माना भी लगाया जाएगा, और इसकी वजह उन्होंने बताई है भारत और रूस के बीच तेल और अन्य जो व्यापार होते हैं, व्यापार समझौते होते हैं, वो क्या भारत पर इसका कोई असर पड़ेगा, और भारत जिस तरह से दुनिया की जो शक्तिशाली अर्थव्यवस्थाएं हैं उसमें कदम बढ़ा रहा है, क्या इसकी वो वजह कहा जा सकता है जिसकी वजह से घेरने की कोशिश उसकी तरफ से की जा रही है। लेकिन इसके साथ ही पाकिस्तान के साथ उसने जो समझौता किया है वो भी एक बड़ा चिंता का कारण है। पूरा घटनाक्रम कहता क्या है, उनके बयान के मायने क्या है, और इस बयान से क्या भारत पर कोई असर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, और कहीं ऐसा तो नहीं जैसे पिछली बार उन्होंने शगुफा छोड़ा था उसी तरह का एक बार फिर ये शगुफा ट्रंप की तरफ से छोड़ा गया है। पिछली बार भी उन्होंने टैरिफ को लेकर कई तरह की घोषणाएं की, लेकिन वापस उन घोषणाओं को ले लिया था। खैर, इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ जो विशेषज्ञ जुड़े हुए हैं उन सभी से आपका परिचय हम करवा देते हैं। हमारे साथ पूर्व IAFS अधिकारी गौरीशंकर गुप्ता जी इस चर्चा का हिस्सा बने हुए हैं। हमारे साथ विदेश मामलों के जानकार प्रोफेसर डॉक्टर करोड़ी सिंह जी जुड़े हुए हैं, और उत्तराखंड से हमारे साथ अर्थशास्त्री अमन भारद्वाज जी इस चर्चा का हिस्सा बने हुए हैं। करोड़ी जी, आपके पास सबसे पहले आएंगे। देखिए, अब पिछली बार भी जब हमने चर्चा की थी ट्रंप टैरिफ को लेकर, उन्होंने अब रेसिप्रोकल टैरिफ और कई तरह की नई नई शब्दावलियां गढ़ते हुए बहुत ज्यादा पेचीदा भी इसको बनाने की कोशिश की, लेकिन कुछ दिनों बाद उन्होंने कदम वापस खींच लिए। वापस ये घोषणा करना, रूस का इसमें जिक्र करना, पाकिस्तान के साथ उनका एक अलग तरह से व्यापार का समझौता होना, किस तरह के हालात को दिखाता है और क्या इशारा करता है? देखिए प्रभात जी, ट्रंप ने अपने चुनाव के दौरान और उसके बाद ये घोषणा की थी कि मैं अमेरिका का स्वर्णिम युग लाऊंगा, और 20 जनवरी को उन्होंने कहा लिबरेशन डे है, अमेरिका को स्वतंत्रता मिल गई है, आज मुक्ति मिल गई है। फिर ये कहा कि अमेरिका को ग्रेट बनाना है, और उसके लिए उन्होंने जो साधन निकाले वो एक तो इमिग्रेशन का इश्यू, की अमेरिका में जो
इलीगल इमिग्रेशन हुआ है उससे क्राइम बढ़ा है, अमेरिका को नुकसान हुआ है। एक तो उसको इश्यू बनाया, दूसरा उन्होंने ट्रेड को और टैरिफ को, उन्होंने ट्रेड को विश्व शांति, उनके अनुसार विश्व शांति का, विश्व प्रगति का और विश्व राजनीति का एक साधन बनाया है। केवल ये वाणिज्यिक नहीं है, इसको राजनीति से और शांति से जोड़ के देखने की कोशिश की है। और उसने जो साधन अपनाया अमेरिका को फिर से महान बनाने में, ये कहा कि अमेरिका को, अमेरिका के केवल एडवर्सरी है, उन्होंने अमेरिका से फायदा नहीं उठाया है, अमेरिका के दोस्तों ने भी नाजायज फायदा उठाया, अनफेयर तरीके से फायदा उठाया है। उसमें अमेरिका के दोस्त या जो तत्काल लेबर हैं, जैसे नेबर हैं, कनाडा है, मैक्सिको है और उनके जो अलाई हैं यूरोपियन यूनियन, उन्होंने कहा ये सब ने अमेरिका से नाजायज फायदा उठाया है। तो इस तरह से ट्रंप का एक अलग तरीके का दृष्टिकोण है। तो उन्होंने कहा कि मैं अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को, अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को सही तरीके से रखूंगा जिससे अमेरिका महान बने। महान बनने के लिए उन्होंने क्या साधन अपनाया, क्या किया जाए, तो उन्होंने देखा अमेरिका सेना सैनिक दृष्टि से तो बहुत मजबूत है, बहुत महान है, तकनीकी दृष्टि से महान है, लेकिन अमेरिका कमजोर इसलिए हुआ कि अमेरिका की कंपनी थी वो बाहर मैन्युफैक्चरिंग करने लग गई और बाहर के देश मैन्युफैक्चर करके अमेरिका में भेजने लग गए, तो अमेरिका को नुकसान हुआ। जो अमेरिका की कंपनी बाहर मैन्युफैक्चरिंग कर रही है तो वहां उन देशों को वो फायदा पहुंचा रहे हैं और अमेरिका में बिना किसी टैरिफ के आ रहा तो अमेरिका को कोई फायदा नहीं हो रहा है। एक तो मैन्युफैक्चरिंग, अब मैन्युफैक्चरिंग के लिए कुछ चीजों की जरूरत होती है, उसमें एनर्जी का कंपोनेंट होता है, उसमें मिनरल्स का कंपोनेंट होता है और उसका फिर ट्रांजैक्शन होता है, उसमें करेंसी होती है, डॉलर होती है। तो उन्होंने कहा कि भाई डॉलर को एक तो कमजोर करने का प्रयास कर रहे हैं, ब्रिक्स जैसे देश हैं और इवन यूरोपियन यूनियन भी है, वो यूरो को मजबूत कर रही है। तो एक तो उन्होंने कहा कि डॉलर को मजबूत करना है और उसके लिए हमें ट्रेड को रीसेट करना है और उसका एक ही रास्ता है कि मैं मैक्सिमम टैरिफ लगाऊं। जो दूसरे, पहले तो उन्होंने रेसिप्रोकल टैरिफ की बात की, लेकिन वहां वो पर्याप्त नहीं माना और फिर उसको एक राजनीति के साधन के रूप में लेके ये कहा कि जो रशिया से संबंध रखेंगे या जो सैंक्शन कंट्री है, ईरान है, उससे कुछ लेंगे, उनपे भी मैं अलग तरीके का टैरिफ लगाऊंगा। और फिर सभी देशों को थोड़े समय का टाइम दे दिया कि आप इस टाइम तक एग्रीमेंट कर लीजिए, अमेरिका से ट्रेड डील कर लीजिए। कुछ देशों ने किया भी, जैसे यूरोपियन यूनियन के साथ हो गया, चाइना के साथ हो गया, वियतनाम के साथ हो गया, भारत के साथ 5 दौर की बातचीत हो चुकी, अब 6ठे दौर की अगले महीने बातचीत होनी है। तो वो ट्रेड भारत के साथ किस शर्तों पे हो, क्योंकि भारत और अमेरिका को में ट्रेड को लेके काफी डिफरेंसेस हैं। और इसी दौरान उन्होंने एक सगुफा और छोड़ दिया, वो ये है कि अगर रशिया से आप व्यापार करते हैं तेल का या हथियार खरीदते हैं तो मैं 100% 25% अलग से टैरिफ लगाऊंगा। और इसी दौरान एक और है कि अमेरिका के 2 सेनेटर, एक डेमोक्रेटिक और एक रिपब्लिकन पार्टी के, तो हम इसको बाई पार्टीजन कह सकते हैं, तो उन्होंने मार्च में एक बिल लाए कि जो भी रशिया से या जो सैंक्शन कंट्री हैं उनसे डीलिंग करते हैं, ट्रेड करते हैं, उन पे 500% टैरिफ लगाएंगे। तो ट्रंप ने उस समय उनको कन्विंस कर लिया कि अभी नेगोशिएशन की प्रक्रिया चल रही है, डील हो जाएगा, अभी आप मत लाइए उस बिल को। लेकिन इस महीने में जैसा कि उन्होंने कहा, ग्राहम ने कहा, लिंडसे ग्राहम ने कहा कि हम गोल्फ खेलते हुए ट्रंप मिले, ट्रंप ने कहा कि अब अप्रोप्रिएट टाइम है, आप ला सकते हैं, अगस्त में वो बिल ला सकते हैं। और 500% टैरिफ का मतलब ये है कि किसी भी कंट्री को पूरी तरह से पैरालाइज करना। लेकिन क्या इससे अमेरिका को नुकसान नहीं होगा? अमेरिका के कंज्यूमर को नुकसान नहीं होगा? क्योंकि देखिए प्रभात जी, ट्रेड होता है वो विन विन की सिचुएशन होती है, दोनों को फायदा होता है तभी होता है। मैं मार्केट से कोई चीज खरीदने जाता हूं तो उसको बेचनी भी है, मेरी भी जरूरत है, लेकिन उसकी भी जरूरत है। शायद ट्रंप उसको नहीं समझ रहे हैं, वो एक तरफा समझ रहे हैं कि अमेरिका ने यही लग रहा है। देखिए, उदार तरीके से काम किया है। जी
आप सही कह रहे हैं, अमेरिका फर्स्ट हो सकता है, लेकिन दूसरे देशों को पूरी दुनिया में अकेला एक अमेरिका अपने आप में सिर्फ एक चार दीवारी के अंदर रहने वाला देश बनकर सब कुछ खुद ही करे, ये चल भी नहीं सकता। और ये एक वैश्विक व्यवस्था होती है, उस व्यवस्था के साथ उनको चलना होगा। खैर गौरीशंकर जी, देखिए भारत का एक इस पर थोड़ा सा बयान भी सामने आया। एक खुशी की बात यह है कि ईरान ने भारत को सपोर्ट किया है, उसका जो बयान आया, लेकिन भारत का ये कहना है कि हम किसी भी तरह से झुकेंगे नहीं और जितने भी हमारे निर्यातक हैं हम उनके साथ हैं। और WTO जाने की बात भारत की तरफ से कही जा रही है। फिलहाल इस सिनेरियो में देखिए, जो जंग के हालात भी कुछ देशों के बीच में बन पड़े हैं, भारत और पाकिस्तान भी अभी उन हालातों से थोड़ा सा बचते हुए कैसे भी करके हम बाहर निकल आए। लेकिन रूस यूक्रेन की बात करें या फिर हम दूसरे देशों की बात करें, अभी आप देखें थाईलैंड और कंबोडिया, पूरे वैश्विक स्तर पर जिस तरह के हालात हैं उसमें अमेरिका की तरफ से ऐसा कहना और फिर भारत का मजबूती के साथ अपने दुनिया के जो मंच हैं उन पर अपनी बात को मजबूती से रखना, और जब WTO की बात जाने की कही जा रही है, तो आपको लगता है कि बैकफुट पर आएंगे जो भारत का रुख है? उसके बाद पहले भी बैकफुट पर आ चुके हैं ट्रंप, वापस एक बार वो हालात आपको नजर आ रहे हैं? प्रभात जी नमस्कार, आपको, को-पैनलिस्ट को और आपके सब दर्शकों को। देखिए, ये जो करोड़ी सिंह जी ने कहा, ये अमेरिका की अप्रोच है, लेकिन अगर हम भारत की दृष्टि से इसको देखें तो अमेरिका एक नया साम्राज्यवाद का अप्रोच लगा रहा है। वो चाह रहा है कि विश्व के सब देश उनकी आज्ञा का पालन करें, जैसे वो आदेश देते हैं उसका पालन करें, वो नहीं करेंगे तो उनको पनिशमेंट दिया जाएगा। वो हमारी कहावत है ना, जिसकी लाठी उसकी भैंस, वही वो अपनी नीति में अडॉप्ट कर रहे हैं। कोई वर्ल्ड ऑर्डर या वर्ल्ड को किसी रूल बेस्ड व्यवस्था के आधार पर चलाने का कोई उनका इरादा नहीं नजर आ रहा। अभी जो उन्होंने रेफरेंस दिया है कि आप रसिया से हथियार नहीं खरीदें, आप रसिया से ऑयल नहीं खरीदें, नहीं तो आपको पेनल्टी दी जाएगी, ये उसका एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। पहले तो ये बताइए, आप कोई भी दर्शक से आप पूछेंगे जो यूक्रेन और रशिया का वार है उसमें हमारा क्या रोल है? उस पे जो रशिया के ऊपर जो सैंक्शन है वो UN की सैंक्शन नहीं है, वो सिर्फ एक ग्रुप ऑफ नेशंस की सैंक्शन है। उससे हमारा क्या लेना देना? हमें तो जहां तेल सस्ती दरों पे मिलेगा वहीं से खरीदेंगे, ये व्यापार का नियम है संसार में। तो उसके ऊपर प्रतिबंध लगाना एक साम्राज्यवाद थोपना है। ये मैं कहता हूं कि ये वही जमाना वापस लाना चाह रहे हैं जो हम किसी के गुलाम थे और वो चाहते हैं कि देश अब इनडायरेक्टली हमारे गुलाम बने। तो पहली चीज तो ये समझ लेना बहुत जरूरी है। दूसरी चीज, आपने वो नयारा वाला केस देखा जिसमें रशियन इन्वेस्टमेंट था, उसमें उनकी कंपनी माइक्रोसॉफ्ट भी टूट पड़ी और उन्होंने भी उनके सारे जो इंटरनेट सिस्टम्स थे उनको डिस्कनेक्ट कर दिया। वो बाद में अलग बात है कि वो हाई कोर्ट में चले गए और उसको वापस रेस्टोर करना पड़ा। तो ये एक बहुत बड़ा रिस्क हमें मिल रहा है कि हमें डिजिटल इंडिपेंडेंस बनाना बहुत जरूरी है। ये लेसन हमें लेना चाहिए। चाइना ने डिजिटल इंडिपेंडेंस बनाया हुआ है अपने देश में और उस पर इस तरह के अत्याचार नहीं किए जा सकते। तीसरी चीज यह है कि हम ट्रेड अगर करना चाहते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे करोड़ों किसानों को हम घर बिठा देंगे और उनकी रोजी रोटी खत्म कर देंगे। अगर उनका किसानों का एक मुद्दा है कि अगर बाहर से सस्ती दरें पे सामान आएगा और वो भी जो स्टेट सब्सिडाइज दरें हैं अमेरिका की, उनमें वहां पे अरबों रुपया उनके फार्मर्स को सब्सिडी के रूप में दिया जाता है, अगर वो माल इंडिया में आके बिकेगा तो हमारे के सारे किसान तो ध्वस्त हो जाएंगे और बेरोजगारी बढ़ जाएगी। तो इस तरह की व्यवस्था को एक्सेप्ट करना भारत के लिए स्वीकार्य नहीं है। हमारी छोटे उद्योग और जो हमारे किसान हैं वो हमारे देश की रीढ़ की हड्डी हैं और हम उनको इस तरह से विदेशी जो मल्टीनेशनल्स हैं उनकी कंपटीशन में अकेला नहीं छोड़ सकते। तो इन चीजों को हमें देखना होगा। फिर आप ये भी देखिए कि अप्रैल में जब हमारे और अमेरिका के बीच में एक समझौता हुआ था कि हम फॉल तक, मतलब अक्टूबर तक हम आपस में नेगोशिएट करके एक ट्रेड डील साइन करेंगे। इसके ऊपर एग्रीमेंट था, साइंड एग्रीमेंट है। अब वो अक्टूबर तो अभी बहुत दूर है, उन्होंने तो अभी से एक प्रेशर बनाना शुरू किया
पहले जुलाई का बनाया ना वो अगस्त का बना रहे हैं, और ये नई नई ड्यूटीज इम्पोज कर रहे हैं, तो ये हमारे लिए स्वीकार्य नहीं होनी चाहिए। मैं तो ये भी कहूंगा, एक चीज और ऐड करूंगा कि हमारे जो विपक्षी दल हैं देश में, उनको इन चीजों में अननेसेसरी आवाज उठा के दखल नहीं देना चाहिए, क्योंकि इससे हमारे देश को नुकसान ही होगा। हमारी जो नेगोशिएटिंग स्किल है ना, उसमें कमी आएगी और उससे बहुत नुकसान होगा। जैसे अभी राहुल गांधी का स्टेटमेंट, वो चाहते थे कि वो प्रधानमंत्री ये बोले कि ट्रंप झूठा है। अब इस तरह की असभ्य भाषा थोड़ी कोई बोली जाती है। उन्होंने अपने लहजे में वही चीज बता दी थी, लेकिन वो चाहते थे कि इस तरह की असभ्य भाषा का एक राष्ट्रपति के अगेंस्ट में प्रयोग किया जाए। ये बहुत गलत है। इस तरह की इमेच्योरिटी हमारे विपक्ष को नहीं दिखानी चाहिए। और अभी ये ट्रेड डील में भी, अभी मैं देख रहा था, राहुल गांधी का ट्वीट था या कांग्रेस का ट्वीट था, उसमें कहा है, जो ट्रंप ने लिखा है कि रशिया और इंडिया जो है वो बिल्कुल ध्वस्त इकोनॉमी की तरह चले जाएंगे। तो उसको कोट करते हुए वो मोदी के ऊपर अटैक कर रहे हैं। ये चीजें जो है ना बहुत ही डेंजरस हैं। तो हमारी इंटरनल पॉलिटिकल पार्टीज को इसके बारे में सोच के और फिर आगे बात लेना चाहिए। और लास्ट पॉइंट में मेंशन करना चाहूंगा कि हमें आत्मनिर्भरता की तरफ और बढ़ना पड़ेगा। इसके बिना हम वल्नरेबल रहेंगे। हमारे देश का आगे जो इकोनॉमिक ताकत है वो आगे नहीं बढ़ पाएगी। और ये वेस्टर्न कंट्रीज ये नहीं चाहते कि भारत इकोनॉमिकली स्ट्रांग बने। वो हर तरह से हमारे ऊपर साम्राज्यवाद की नई नई नीतियां लगाएंगे, जैसे यूरोपियन यूनियन ने भी लगाई, अमेरिका ने भी कुछ और कंपनीज के ऊपर भी सैंक्शंस लगाई हुई हैं। शायद उन्होंने ईरान के साथ कुछ ट्रेड किया होगा। तो इस तरह की जो सैंक्शंस हैं वो हमारे को तरह तरह की उसमें आयाम में देखेंगे। अभी यूरोपियन यूनियन भी कुछ ऐसे ही सोच रहा है। तो इन चीजों को अगर हम उनके अगेंस्ट में अगर अपन फाइट करना चाहते हैं तो हमें आत्मनिर्भरता की गति को बढ़ाना पड़ेगा और हर चीज में आत्मनिर्भरता और होगी। बिल्कुल आपने सही कहा, डिपेंडेंसी को कम करना पड़ेगा। देखिए अमन जी हमारे साथ पहली बार जुड़े हैं। अमन जी, अर्थव्यवस्था, देखिए जब भी कोई बयान, खासतौर से जो वैश्विक एक मुद्रा कही जाती है डॉलर, उस देश की तरफ से अगर आता है, अमेरिकन डॉलर वाले देश की तरफ से कोई बयान आता है, तो उसका हमारे यहाँ पर जो मुंबई में शेयर बाजार है उस पर बड़ा असर पड़ता है। निवेशकों में भी थोड़ा सा उथल पुथल मचती है, थोड़ा सा हड़बड़ाहट होती है, लेकिन बाजार इतना मजबूत है भारत का कि वो संभल जाता है। लेकिन 25 अरब डॉलर का एक्सपोर्ट हम वहां पर करते हैं, इंपोर्ट भी करते हैं। क्या आपको लगता है कि भारत की अर्थव्यवस्था किसी तरह से प्रभावित होगी इस टैरिफ से, या फिर इसके लिए कुछ उपाय करने होंगे, शुरुआत से ही हम कुछ उपाय अपनाने शुरू कर दें ताकि किसी तरह का कोई असर ना पड़े? जैसा कि हमने देखा है कि जो बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट होने वाला है भारत और अमेरिका की, जिस चीज के लिए वो चर्चा लगातार जारी रखें, उसके तहत अमेरिका की मांग है कि कुछ औद्योगिक वस्तुएं हो गई या इलेक्ट्रिक वाहनों के साथ साथ वाइन, पेट्रोकेमिकल उत्पाद हो गए, या फिर कृषि के वस्तुएं हो गई या डेयरी वस्तु हो गई, जो हमारे प्राइमरी प्रोडक्ट्स हैं, जो कि हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर के साथ जुड़ा हुआ है, जो इतने करोड़ों किसानों के उनकी आय से जुड़ा हुआ है, उसमें वो चाह रहे हैं कि हमें कुछ रियायत दी जाए, जिसपे भारत का ये स्टैंड है कि वो हम ये नहीं दे सकते हैं। उन्होंने इसके साथ साथ ये कहा है कि अतिरिक्त शुल्क को हटाया जाए, साथ ही साथ जो स्टील और एल्यूमिनियम, जो कि वन ऑफ द मोस्ट सबसे ज्यादा हम एक्सपोर्ट करते हैं विश्व में, तो इस पे हम किस तरीके से 50% और साथ ही साथ ऑटो क्षेत्र में जो 25% के शुल्क को भी कमी चाहते हैं हम। और रही बात जो इस डिसीजन की वजह से जो हमें इसकी वजह से नुकसान होने वाला है, वो कुछ ज्यादा नहीं है, बस कुछ अर्ली ट्रेंड्स होंगे। जैसे कि अगर हम देखें तो 30 से 40 बेसिस पॉइंट्स का रिडक्शन हो सकता है हमारे जीडीपी ग्रोथ में इस वित्तीय वर्ष 2025-26 में, जो कि 0.3 से 0.4% है, जिसे हम इजिली काउंटर कर सकते हैं। जो कि अब हमारा जो नया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हुआ है यूके के साथ, तो उसके साथ जो आने वाले हमारे लाभ है वो इसे कहीं ना कहीं काउंटर कर देंगे। उसके साथ साथ कुल मिलाकर के $7 बिलियन का एक्सपोर्ट रेवेन्यू लॉस हम अनुमानित कर रहे हैं। इसके साथ ही साथ जो 87% जो यूएस का जो बॉन्ड एक्सपोर्ट्स है कुल मिला के 67 बिलियन का, वो भी अफेक्ट आ सकता है। और ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के हिसाब से अगर हम देखें तो 10% का टोटल एक्सपोर्ट है, जो कि अभी तत्कालीन प्रभाव से प्रभावित हो रहा है। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हमें और भी एफटीएस और बायलैटरल ट्रेड्स को दूसरे पार्टनर्स के साथ हमारी संभावनाओं को तलाशना होगा कि किस तरीके से हम अपने टर्म्स ऑफ ट्रेड को हम अच्छा कर सकें। क्योंकि अगर हम देखें
तो कुछ अप्रैल के टाइम पे जब कनाडा और मैक्सिको पे भी 25% टैरिफ लगाई गई थी, तो उन्होंने भी आपस में समझौता करके उसे रिड्यूस कराया। अब जो असर है वो पहला है, आपका निर्यात को नुकसान हो सकता है, रुपए पे थोड़ा दबाव बन सकता है, और मोबाइल, लैपटॉप, इलेक्ट्रॉनिक्स, ज्वेलरी जैसी चीजें महंगी हो सकती है जो अमेरिका से आती है। एनआरआई तोहफे और ड्यूटी वाले उत्पाद महंगे हो सकते हैं आपके। आईटी सेवाओं पे थोड़ा सा खतरा हो सकता है। साथ ही साथ अभी हमने देखा कि जो टॉप की फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं, क्योंकि फार्मास्यूटिकल सेक्टर से भी हमारा काफी एक्सपोर्ट होता है, तो उनके शेयर में 3% का गिरावट दर्ज किया गया है। तो कुल मिलाकर के अगर हम सही तरीके से अपने इन टर्म्स ऑफ ट्रेड को अगर हम अच्छे से अमेरिका के सामने रखें, तो मैं ये मानता हूं कि कुछ खास असर नहीं आने वाला। जी, करोड़ी सिंह जी, क्या आपको लगता है कि एक नए वैश्विक बाजार की जरूरत आन पड़ी है? क्योंकि अमेरिका पर जो निर्भरता है, चाहे चीजों को लेकर भारत की बात करें, दूसरे देशों की बात करें, कुछ नए संगठन बनने चाहिए, क्योंकि ब्रिक्स को लेकर जैसे उन्होंने, अमेरिका ने बता ही दिया कि ब्रिक्स के जो देश हैं वो इस तरह से अमेरिका की जो इकोनॉमी है उसको नुकसान पहुंचा रहे हैं। कुछ नए संगठन खड़े होने की जरूरत भी आन पड़ी थी, लेकिन अब भारत को कुछ नए बाजार तलाशने होंगे अमेरिका से इतर। ये इसका एक संभावित इलाज हो सकता है? देखिए प्रभात जी, दुनिया में एक सामान्य बात प्रचलित है जो हम बोलचाल की भाषा में कहते हैं, अमेरिका से दुश्मनी खतरनाक है, दोस्ती घातक है। क्योंकि अमेरिका ने किसी दोस्त के साथ कोई संबंध नहीं निभाए हैं, अमेरिका केवल अपना इंटरेस्ट देखता है। और ऐसी स्थिति में भारत को अपना विकल्प तैयार रखना चाहिए। लेकिन पहले अमेरिका अपना जो गुप्ता जी ने कहा साम्राज्यवादी नीति थी, उसको एक कवर में रखता था कि हम डेमोक्रेसी को प्रमोट कर रहे हैं, ह्यूमन राइट्स को प्रमोट कर रहे हैं, ह्यूमैनिटेरियन हमारा एटीट्यूड है, हम गरीबों की मदद करते हैं, गरीब देशों की मदद करते हैं। उसको पूरी तरह ट्रंप ने एक्सपोज कर दिया है। उन्होंने कहा सिर्फ अमेरिका का इंटरेस्ट है, हम उस इंटरेस्ट में काम करेंगे। और भारत हमारे ऊपर ज्यादा टैरिफ लगा रहा है और नॉन टैरिफ बैरियर्स की बात की है, जो भारत की यहाँ संस्कृति या भारत की आस्था से जुड़े हुए जो डेयरी और एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं, जिनमें ऐसी चीजें यूज होते हैं, जैसे भारत नॉन वेज है, उसमें कुछ नॉन वेजिटेरियन मिल्क प्रोडक्ट्स और गायों को, जानवरों को खिलाते हैं, उस तरह की चीजें, वो भावनाएं जुड़ी हैं, उनको भी वो नहीं मानने को तैयार हैं। वो कह रहे हैं भारत नॉन टेरिफ बैरियर भी लगाता है। तो भारत को, वो केवल भारत तक सीमित नहीं है। ट्रंप दुनिया को ये मैसेज देना चाहता है, छोटे देशों को, कि मैं भारत के साथ ये कर सकता हूं। यही उन्होंने डिपोर्टेशन में किया, जो इमिग्रेंट्स थे उनको लेके, यही वो ट्रेड को लेके कर रहे हैं कि भारत जैसे बड़े देश के साथ मैं इस तरह से डील कर सकता हूं, भारत से मनवा सकता हूं, तो छोटे देश पहले से ही टेरिफाई हो जाएं। तो ये एक दबाव की राजनीति, कूटनीति है। तो इस तरीके से वो भारत को दुनिया के सामने एक एग्जाम्पल के तौर पर सामने रखना चाहता है। भारत तक सीमित नहीं है। जी बिल्कुल जी। गौरीशंकर जी, क्या लगता है आपको भारत के साथ टैरिफ को लेकर जो उसने कहा, जो किया, लेकिन एक टाइमिंग आप देखिए, भारत के साथ उन्होंने पाकिस्तान के साथ जो डील होने वाली है, भारत पर तो टैरिफ, और पाकिस्तान के साथ उन्होंने तेल को लेकर जो डील है उसको लेकर उन्होंने बात सामने रखी है। किस तरह की स्ट्रेटेजी आपको नजर आती है? दोनों को एक साथ तोलना या फिर भारत को टैरिफ लगाते हुए पाकिस्तान को तवज्जो देना, ये किस तरह की स्ट्रेटेजी अमेरिका की तरफ से आपको नजर आती है? क्योंकि उसके बाद समय थोड़ा कम है, मैं अमन जी के पास भी जाना चाहूंगा, तो थोड़ा सा 2 मिनट में अगर आप अपनी बात रख पाए। तो प्रभात जी, ऐसा है, ये पुरानी नीति अमेरिका की रही हमेशा, भारत और पाकिस्तान को एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा में लाना। यही नीति अमेरिका वापस ला रहा है। उन्होंने जो पाकिस्तान इतना टेरर को प्रमोट कर रहा है, उस सबको ताक में रख दिया, और उन्होंने उनके जो चीफ है आर्मी के, उनको बुला के उनको लंच करवाया। इस तरह की जो चीजें हैं वो इनकी नीति को स्पष्ट करती हैं कि वो पाकिस्तान के साथ कभी भी वापस आ सकते हैं, क्योंकि उनका कंपटीशन कुछ हद तक चाइना से भी है, और इसलिए चाइना को कुछ हद तक लिमिट में रखने के लिए पाकिस्तान से वो संपर्क ठीक रखना चाहते हैं। और उनके आर्मी के लोग ये कहते हैं कि पाकिस्तान की आर्मी से हमारा बहुत अच्छा संबंध रहा है, क्योंकि उनके बेसेज वगैरह वो अलाउ करते रहे हैं। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए पाकिस्तान के साथ अमेरिका के संबंध किसी न किसी रूप में जुड़े रहेंगे, हमको इसको मानना पड़ेगा। दूसरी चीज ये है कि भारत की जो अहमियत है वो ये है कि करीब करीब
150 करोड़ 140 करोड़ लोगों का बड़ा मार्केट है, और हम ही एक ऐसा कंट्री है जो चाइना के अगेंस्ट में अमेरिका को साथ दे सकते हैं। तो इन दोनों चीजों को ध्यान में रख के हमारी पोटेंशियल को हमें रियलाइज करना चाहिए, और हमारी इकोनॉमिक पोटेंशियल भी बहुत ज्यादा है। पाकिस्तान के पास वैसी कोई पोटेंशियल नहीं है, लेकिन पाकिस्तान एक भूखमरी कंट्री है, भीख का अपना पात्र लेके चला जाता है, और वो उससे ईगो, क्योंकि ट्रंप बड़ा इगोइस्टिक आदमी है, उसका ईगो बड़ा संतुष्ट होता है कि पाकिस्तान हमारे पास आया और ये भीख मांगी और हमने उसको ये करवा दिया। अब हमारे पास ऐसा ईगो सेटिस्फेक्शन देने का कोई तरीका लगता नहीं है कि मोदी जी ऐसा करेंगे। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। अगर मोदी जी उनको फोन करके कुछ भीख मांग ले तो वो फटाफट खुश हो जाएंगे, लेकिन वो संभव नहीं है भारत के लिए, और वो होना भी नहीं चाहिए। तो पाकिस्तान की एक अलग पोजीशन है, और वो पाकिस्तान हमारे बीच में एक रोड़ा हमेशा बना रहेगा, इस चीज को हमें मानना चाहिए। और उसका एक कारण यह है कि पाकिस्तान की जो रियल एस्टेट है, मैंने इस पॉइंट को पहले बताया है कि भारत का हिस्सा था ये, और जो रियल एस्टेट पाकिस्तान में गई है वो क्रिटिकली बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसका कॉन्टेक्ट चाइना से है, सेंट्रल एशिया से है, अरब वर्ल्ड से है, यूरोप से भी है, समुद्र से भी है, और साउथ एशिया से भी है। तो वो जो हिस्सा पाकिस्तान में गया है उसका एक रियल एस्टेट के रूप में भी बड़ा अहमियत है। इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए हम इसको एक्सेप्ट करके आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन हमें आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ना चाहिए, और ये सबसे बड़ी जरूरत है देना चाहिए। जी अमन जी, 2 मिनट का समय आपके पास बचा है, क्योंकि समय पूरा होने वाला है। आपने असर तो बता दिया भारत पर, इसका किस तरह का असर पड़ सकता है अर्थव्यवस्था पर, लेकिन इसके उपायों को लेकर मैं आपसे 2 मिनट में चाहूंगा कि भारत सरकार और वो संस्थाएं जो हमारे वित्तीय व्यवस्था को संभालती हैं, या फिर हम कहें कि शेयर मार्केट में जो उथल पुथल है उसको कंट्रोल करें, किस तरह के कदम भारत की तरफ से उठाए जाने चाहिए, सरकार की तरफ से और उन संस्थाओं की तरफ से भी जो वित्तीय हालात को नियंत्रित करती है, खासतौर पर शेयर बाजार को? शेयर बाजार को लेकर के कहा जाए तो जैसा कि जो हमारे पास बड़ा खतरा है वो है एक्सपोर्ट को लेकर के जो हमें लॉस हो रहा है। तो जैसा कि आप सभी को पता होगा कि यूके का जो एफटीए है वो हमारे प्रोसेस होने वाले, फाइनलाइज होने वाला है। इसके अलावा हमारे पास जो दूसरा सबसे बड़ा बाजार है वो है यूरोपियन यूनियन। ये सेकंड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है हमारा, और इसके साथ जो हमारा ट्रेडिंग टोटल जो टर्म्स है वो $136.1 बिलियन पे है, 2023-24 के आंकड़े हैं। तो इसके साथ हम जो मोदी सरकार है वो 2022 से लगातार इनके साथ नेगोशिएशन कर रहे हैं कि हम आपके साथ मुक्त व्यापार समझौता करें। तो अगर ये सक्सेसफुल हो जाता है तो ऑलरेडी हम इस पे सफलता पा लेंगे कि जो इधर का लॉस है हम उधर अपना कवर कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। जी बिल्कुल। और इसके साथ ही साथ जैसे कि बात होती थी WTO की, तो WTO आज के टाइम पे एक टूथलेस टाइगर हो गया है, क्योंकि उसे बहुत आज से लगभग 10 साल पहले ही अमेरिका ने काम किया कि उसके जो प्रेसिडेंट की जो अपॉइंटमेंट है उसको उन्होंने बैरियर लगा रखा है। तो WTO या अन्य UN एजेंसियों के पास जाकर दरवाजा खटखटाना मेरे हिसाब से ये एक अच्छा सिंबल नहीं है, क्योंकि उनके पास वो पावर अथॉरिटी नहीं है। हमारे पास जो हमारी अपनी मार्केट पावर है, जो हमारे पास डेमोग्राफिक डिविडेंड है, वो अपने आप में सबसे बड़ी हमारी सॉफ्ट पावर है, जिसका हम हमेशा नेगोशिएट करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। माफी चाहूंगा चूंकि समय पूरा हो चुका है, लेकिन देखिए लबो लुबाव मुझे लगता है कि आप सभी ने जो बातें कही हैं उनमें एक तो जो आत्मनिर्भरता की बात है कि सेल्फ डिपेंडेंसी जो हमारी है वो उसको बढ़ाना बहुत जरूरी है, ताकि हमारी जो निर्भरता है वो उन देशों पर कम हो। उसके अलावा एक बहुत बड़ी जरूरत ये भी है कि हम एक नया वैश्विक बाजार तलाशें जो हमारी यहाँ की निर्यात की जो जरूरत है उन जरूरतों को पूरा करे, आयात की जो जरूरतें हैं उन आयात की जरूरतों को भी हम उन देशों से पूरा करते हैं। अब खैर अभी थोड़ा सा इंतजार भी करना होगा कि 1 अगस्त की तारीख अभी आने वाली, हो सकता है कि जैसा रेसिप्रोकल टैरिफ को लेकर एक बार से वापस उन्होंने पीछे कदम उठा लिए थे। भारत का जो रुख रहा है, भारत की जो कड़ी प्रतिबद्धता रही है और भारत की जो एक मजबूत अर्थव्यवस्था है, भारत का जो एक मजबूत आधार है पूरे विश्व में, उसको लेकर हो भी सकता है कि टैरिफ को लेकर वापस बैकफुट पर आते हुए ट्रंप नजर आए। खैर ये वक्त के गर्भ में है कि आगे आने वाले वक्त में क्या होता है, लेकिन भारत को आत्मनिर्भर बनना होगा, यह बहुत बड़ी जरूरत आज के वक्त में महसूस होती है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। दीजिए इजाजत, नमस्कार।